और दूसरे हिस्से से हम उसको चूस लेते हैं। इससे क्या होता है कि पाइप में मौजूद हवा निकल जाती है और इसके अंदर हवा का दबाव घट जाता है। अब बाहरी हवा का दबाव इस ड्रम की सतह पर एक्ट करता है और इसको धक्का देता है और इस तरह पाइप में लिक्विड या पीने की शय चढ़ जाती है और हमारे मुंह में दाखिल हो जाती है। एक इंजेक्शन सिरिंज इसी एयर प्रेशर के उसूल पर काम करता है। डॉक्टर करता क्या है, वो ये सिरिंज रकीक दवाई लिक्विड मेडिसिन में डालता है, इसके पिस्टन को दबाता है और इससे इसमें मौजूद हवा निकल जाती है। फिर वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचता है। बाहरी हवा दवाई की सतह पर दबाव बनाती है और इस लिक्विड को सिरिंज के अंदर धक्का देकर पहुंचा देती है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवाई दबाव लिक्विड को मेडिकल ड्रॉपर में चढ़ा देता है। इस ड्रॉपर का खुला मुंह लिक्विड मेडिसिन में डाला जाता है और इसके रबड़ बल्ब को प्रेस किया जाता है। इस तरह ड्रॉपर में मौजूद हवा निकल जाती है, जिससे इसमें मौजूद हवाई दबाव कम हो जाता है। बाहरी हवाई दबाव लिक्विड मेडिसिन को धक्का देकर ड्रॉपर के ट्यूब में पहुंचा देता है। अब हम इस लिक्विड को ड्रॉपर से खाली कर सकते हैं। हमारा फाउंटेन पेन भी बिल्कुल इसी उसूल से काम करता है। हम मेडिसिन ड्रॉपर को एक फिलर के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा जो लिफ्ट पंप होता है वो भी बिल्कुल सिरिंज में जो उसूल या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, उसी तरह लिफ्ट पंप भी पानी चढ़ाने में मदद करता है। इस लिफ्ट पंप में दो वैल्व होते हैं जो सिर्फ ऊपर की तरफ खुलते हैं और इस तरह पानी को नीचे नहीं आने देते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपसे कहा जाए कि केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल को एक बड़े कंटेनर से एक बीकर में मुंतकिल करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? शाबाश, हाँ इकबाल, शिबा, शफकत, मोहम्मद अशरफ, बेटा सोचो, बताओ, नहीं पता? चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्लास्टिक ट्यूब ले लीजिए, इसको मुकम्मल तौर मिट्टी के तेल से भरी। इस ट्यूब का एक सिरा मिट्टी के तेल में रखिए और इसका दूसरा सिरा बीकर में रखिए। इस तरह मिट्टी का तेल बड़ी तेजी से बीकर में आ जाएगा। इस तरह प्यारे बच्चों, हम एक बड़े कंटेनर से मिट्टी के तेल को छोटे छोटे बीकर्स में मुंतकिल कर सकते हैं। हाँ, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कंटेनर में मिट्टी के तेल की लेवल बीकर की लेवल से ऊंची हो। जितनी ज्यादा लेवल ऊंची, उतनी तेजी के साथ लिक्विड फ्लो करेगा, बहेगा। हाँ, साइफन ट्यूब में कोई छेद या सुराख नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक साइफन एक सिंपल यानी सादा अरेंजमेंट है। किस चीज का? शीशे, प्लास्टिक या रबड़ की बनी पाइप या ट्यूब का, जिससे कि एक लिक्विड को बआसानी किसी ऊंची लेवल से नीचे लेवल में मुंतकिल किया जा सकता है। हाँ बिलाल बेटा, इस साइफन का आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल होता होगा या किया जा सकता है? हाँ बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही। जब किसी कंटेनर से जो बहुत भारी हो या किसी मशीन के साथ फिक्स हो या कंटेनर में तहनीशीन लिक्विड हो, वहां पर यह साइफन बहुत काम आता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर के बारे में पढ़ते हैं। हवा में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा क्या है या हवा किन चीजों का मुरक्कब है, आमेजा है, इसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हवा में नाइट्रोजन काफी तादाद में मौजूद होता है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
यह एक इनएक्टिव यानी गैर मुतहरिक गैस है, लिहाजा ये हवा में मौजूद हाईली एक्टिव यानी जबरदस्त मुतहरिक गैस ऑक्सीजन को डाइल्यूट यानी फीका और कमजोर करने में कारआमद साबित होता है। आजकल तो हवा के नाइट्रोजन से मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स, मुख्तलिफ खादें बनाई जाती हैं, जिनसे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा गैस जो हवा में भारी तादाद में मौजूद है वो है ऑक्सीजन। यह हवा का निहायत मुतहरिक जुज़ है। तमाम जानदार रेस्पिरेशन यानी हवा के फेफड़ों के अंदर जाने और फिर बाहर आने के अमल के लिए इस ऑक्सीजन पर मुनहसिर है। यह जलने के अमल के लिए भी एक लाजमी जुज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह कलील तादाद में हवा में मौजूद होता है। सूरज की रोशनी की मौजूदगी से सब्ज दरख्त इस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। वाटर वेपर्स, हवा में मौजूद वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात से ही ड्यू यानी ओस या शबनम, क्लाउड्स यानी बादल, रेन यानी बारिश, स्नो यानी बर्फ और हेल यानी जाला बनते हैं। प्यारे बच्चों, इन सब के अलावा हवा में रेयर गैसेस यानी नायाब गैस जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन शामिल हैं मौजूद होते हैं। ये भी गैर मुतहरिक होते हैं। हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। आर्गॉन और क्रिप्टॉन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब्स यानी बिजली के बल्बों में होता है। नियॉन गैस चमकीली एडवर्टाइजिंग लाइट्स जिनको नियॉन साइन्स भी बोलते हैं में इस्तेमाल होती है। जहां प्यारे बच्चों हमने हवा की बनावट, खुसूसियात और फायदे पढ़े, जहां ये न सिर्फ जानवरों बल्कि पेड़ पौधों की रेस्पिरेशन के लिए निहायत जरूरी है, वहां हम इससे वाबस्ता एक और पहलू के बारे में भी जानेंगे। वो है कि हमारी एक्टिविटीज और हमारी खुदगर्जी से हम इस हवा में बहुत तरीकों से बहुत सारी जहरीली गैसों और दीगर मुहलिक अज्जा को छोड़ते हैं, जिससे कि ये हवा आलूदा हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसी को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी है जब मुख्तलिफ जहरीली गैसें और दीगर मुहलिक अज्जा हवा के साथ मिक्स होकर इसको नासाफ कर देते हैं। हवा किस किस चीज से आलूदा होती है? हाँ खजर मोहम्मद बेटा बोलो, स्मोक यानी धुएं से। शाबाश। रिहाना आप बताओ, डस्ट यानी गर्दो गुबार से। शाबाश। समीर आप बताओ बेटा, कोक यानी कोयले को आंच देकर इससे खारिज होने वाला कार्बन। गुड। ये चीजें कहां से आती हैं, कहां से निकलती हैं? शाबाश शाजिया आप बताओ। ऑटोमोबाइल्स यानी मोटर कारों और कारखानों की भट्टियों से, चिमनीज से। शाबाश। सो नाइस ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड डियर। शाबाश। प्यारे बच्चों, चंद अमूमी एयर पोल्यूटेंट्स यानी हवा को आलूदा करने वाली अज्जा हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट यानी गर्द गुबार, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। याद रखा? चलिए शाबाश। अच्छा बच्चों, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कौन से हैं? शाबाश। और वो है बर्निंग कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्स्ट्रा। कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल वगैरह का जलना। हाँ। मोटर कारों से निकलने वाली या खारिज होने वाली मुख्तलिफ गैसें, कारखानों से निकलने वाला धुआं, भारी ट्रैफिक की वजह से उठने वाला गर्द गुबार और निकलने वाला धुआं, मुख्तलिफ कानों, माइंस से निकलने वाला मेल और गर्द गुबार। शाबाश।
और इसके अलावा कूड़े करकट में पड़े मुख्तलिफ जानवरों के सड़े अजसाम या पेड़ पौधों के मवाद से निकलने वाली अशिया और बू वगैरह। शाबाश बेटा। चलिए अब इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी से पड़ने वाले मुज़िर असरात। प्यारे बच्चों, आलूदा हवा इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़िर और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आलूदा हवा इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो तो इससे निकलने वाले मुख्तलिफ नताइज क्या हो सकते हैं? वो है रेडनेस एंड इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों का लाल होना और चिड़चिड़ापन, चोकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, गले में हलक की नाली में सांस के दौरान रुकावट सा एहसास, ब्रोंकाइटिस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, स्नीजिंग एक्स्ट्रा यानी सांस लेने में दुश्वारी और फेफड़ों की सूजन, खांसी और छींक वगैरह। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अच्छा बच्चों, इस हवा की आलूदगी को किस तरह कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है? इसके लिए चंद तदाबीर है। नंबर 1, बगैर धुएं के एनर्जी सोर्सेज जिनमें सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई, विंड एनर्जी यानी हवाई तवानाई शामिल है का इस्तेमाल। नंबर 2, कारखानों में लंबी चिमनियां। नंबर 3, और बेशक प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर टोक्यो है और हिंदुस्तान का सबसे आलूदा शहर दिल्ली है। हिंदुस्तान के और मुख्तलिफ आलूदा शहर हैं कोलकाता, मुंबई और कानपुर। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये सबक मुकम्मल होता है। चलो एक रिकैप ले लेते हैं। नंबर 1, एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर यानी हवा का वजन होता है और हवा दबाव बनाती है। नंबर 2, एयर प्रेशर कैन मूव लिक्विड्स, हवाई दबाव से लिक्विड्स हरकत करते हैं, मुंतकिल होते हैं। नंबर 3, इंक फिलर्स, कॉमन लिफ्ट पंप्स एंड साइफन ऑपरेट बाय यूजिंग एयर प्रेशर, स्याही भरना, अमूमी पानी चढ़ाने के पंप और साइफन इसी हवाई दबाव के अमल से काम करते हैं। नंबर 4, एयर कैन एक्सपैंड सर्टेन बॉडीज, हवा से मुख्तलिफ चीजों को फैला और फुलाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक को जानने के बाद, समझने के बाद आपसे एक उम्मीद रखेंगे कि आप एक तो हवा के मुतालिक दी गई जानकारी याद रखेंगे, समझाई गई मुख्तलिफ एक्टिविटीज को खुद करके, खुद अंजाम देके देखेंगे और आपके हदी इख्तियार में जो है वहां तक कोशिश करेंगे कि इस हवा को आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है और घर वालों और दूसरों तक भी हवा को आलूदगी से बचाने के तदाबीर पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, खुश रहिए, सलामत रहिए, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।